आइए आज हम शुरू करते हैं अध्याय 7 घन और घनमूल। अभी हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा एक इसका आउटलाइन देख लेते हैं। पहले वर्ग की। वर्ग का मतलब होता था किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, मतलब एक बार पहले एक बार यानी दो बार गुणा। तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती थी? पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहलाती थी। ठीक वो वर्ग संख्या जहां से वापस आती थी यानी जहां से प्राप्त हुई थी उसका मूल माने जड़, जहां से प्राप्त हुई थी उसी को हम लोग वर्गमूल बोलते थे। यहाँ पर थोड़ा सा अलग चैप्टर आया है। यहाँ पर है घन और घनमूल। तो जब हम दो बार गुणा करके जो प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या प्राप्त किए हैं, यहाँ पर उसी संख्या को अब हम 3 बार गुणा करेंगे तो उसका नाम बन जाएगा घन, मतलब उसका नाम क्या हो जाएगा? घन। और जो संख्या जिस मूल से आई है वो घन संख्या, तो उसका मूल जब निकालेंगे तो उसे घनमूल कहते हैं। अब शुरू करने के लिए हम कुछ चीजें ये समझ लेते हैं कि ये लिखा क्या है हम लोगों ने। तो वे आकृतियां जिनकी 3 विमाएं होती हैं ठोस आकृतियां कहलाती हैं। सबसे पहले तो ये विमा शब्द का हमको अर्थ समझ लें कि ये विमा शब्द इस्तेमाल क्यों किया गया। वे आकृति जिनकी 3 विमाएं होती हैं, एक दो तो ठीक है, 3 क्या दे रखा है? तो जी देखो, हम ज्यामिति में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो विमा शब्द दरअसल क्या होता है कि ये विज्ञान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और गणित में भी इस्तेमाल होता है। तो विज्ञान में क्या होता है कि हमारे पास 3 प्रकार के पदार्थ हमने पढ़े हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो कोई भी चीज को जब हम लंबाई में नापते हैं, यानी कि हमारे को यहाँ 3 प्रकार की विमाएं जाननी है, तो एक जो जिसको हम लंबाइयों के रूप में जिसका इस्तेमाल करेंगे तो एक विमा वो हो जाती है। एक वजन के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं एक विमा वो हो जाती है। और एक तरल पदार्थों के लिए, तरल पदार्थों को विज्ञान में ठोस गैस और द्रव को लिक्विड फॉर्म बोला गया है, इसलिए वहां पर इनके लिए जो है एक तीसरा इस्तेमाल होता है, वो द्रव का इस्तेमाल होता है। यानी कि वो जो है किसमें, जैसे कि एक लंबाई को किसमें नापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में, फुट में, गज में। इसी तरह वजन को किसमें नापते हैं? ग्राम, किलोग्राम, है ना, क्विंटल, हेक्टा, ऐसा करके ये सब ग्राम में नापा जाता है। और इसी तरह है जो ठोस में नापा जाता है वैसा ही द्रव में नापा जाता है, तो उसको बोल देते हैं हम लोग लीटर, है ना, मिलीलीटर, किलोलीटर, ऐसा करके। लेकिन यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो अंकों के लिए पढ़ना है, तो हमें यहाँ पर सबसे जो काम करेंगे वो करेंगे हम लंबाइयों के लिए। ठीक है, तो लंबाइयों के लिए जानने के लिए हम समझ लेते हैं, जब हम खुली आकृति पर कोई लंबाई नापेंगे तो उसे एक विमा ही दर्शाएंगे। लेकिन जब कोई चीज आकृति बंद हो जाएगी, यानी कि उसके भीतर का भी एरिया कवर हो जाए, तो भीतर का एरिया कवर हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा? क्षेत्र मिल जाएगा। तो एक लंबाई के साथ एक और लंबाई निकल के आ जाएगी, तो उस लंबाई का नाम हमने डाल दिया, यहाँ पर रखेंगे हम लोग चौड़ाई। और यदि ये ऊपर की तरफ चली जाए या नीचे की तरफ चली जाए तो इसको हम ऊंचाई से यहाँ पर बोलेंगे। तो वे आकृतियां, अब यहाँ पर बात समझ में, तो हम हमको जहां पर वे आकृतियां जिनकी 3 विमाएं होती हैं ठोस आकृतियां कहलाती हैं। अब जैसे इसी को ले लीजिए, यहाँ पर कितनी विमाएं आपको दिख रही हैं? क्योंकि ये बंद आकृति है, इसमें एक लंबाई भी है, एक चौड़ाई भी है, एक ऊंचाई है। ये 3 हमको विमाएं मिल जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर हम केवल एक क्षेत्र देखेंगे तो इसका क्या है कि लंबाई है, एक चौड़ाई, वही लंबाई इधर भी गई है, वही लंबाई, तो इसके भीतर का जो एरिया का होता है उसको हम क्षेत्र बोलते हैं। और जिस क्षेत्र का हम फल निकाल लेते हैं उसी को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब घन वाले पर हम पढ़ेंगे तो घन में क्या पढ़ रहे हैं? आपको क्षेत्र के साथ साथ कितना ऊंचा जा रहा है, यानी तीसरी वाली, यानी लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई। यानी इस प्रकार हमें 3 प्रकार की विमाएं इस चैप्टर में पढ़नी है। तो शुरू करते हैं कि वे आकृतियां जिनकी 3 विमाएं होती हैं वे ठोस आकृतियां कहलाती हैं। देख लो, 3 विमाएं बन गई, इन आकृतियों को हम ठोस आकृति कहेंगे इस चैप्टर में, और इसे पर हम काम करेंगे। तो किसी संख्या में उसी संख्या का 3 बार गुणा करने पर, समझ में आ रही है? किसी, जैसे यहाँ पर एक का एक में गुणा किया, फिर एक और गुणा किया, तो कितनी बार हुआ? 3 बार। मैंने 3 ऊपर लगा दिया कि इससे पता चलता है कि 3 बार गया। इसी संख्या को हम जो ऊपर लगा है इस आधार के ऊपर, इसी को घन कहते हैं। तो जिस संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा हो जाए तो प्राप्त संख्या कहलाएगी घन। उसी संख्या का घन कहते हैं, इस संख्या का ये घन कहलाएगा।
अब 2 को देखते हैं, 1 2 दूसरा 2 तीसरा 2 आधार बना देते हैं, उस पे ऊपर 3 लिख देते हैं। इसका मतलब हम 2 का 3 बार गुणा कर रहे हैं और प्राप्त संख्या जो 8 आई है इसी को हम लोग घन कहते हैं। यहाँ पर अब घन के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए कि स्वयं के घन में अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है। अभी वर्ग और वर्गमूल में अभी आप अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज का वर्ग या निकालना पड़ता था, यानी वर्ग या वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते थे, हम उसका अभाज्य गुणनखंड करते थे। अभाज्य गुणनखंड में पहले कैसे शुरू करते थे, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसा क्रम से बढ़ते थे। तो जो संख्या का अभाज्य गुणनखंड जितनी बार आता है, यानी 3 बार यदि पूरे में सारे आ रहे हैं, तो हम कह देंगे कि वह घन है। 3 बार आ रहा है तो घन है। यदि एक भी कम गया या एक ज्यादा हो गया तो वो घन नहीं होगा। ये इससे मतलब है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हमको जान लेनी है। और जैसे यहाँ 1 का हम 3 बार गुणा करते हैं तो उसका घन आता है 1, 2 का 3 बार गुणा करते हैं तो उसका बन जाता है 8, 3 का हो जाता है 27, 4 का हो जाता है 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। यहाँ भी देख लीजिए, क्योंकि इनको हमको याद रखना पड़ेगा। जब हम अभी आगे काम करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए हमको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर याद नहीं रखेंगे तो बार बार गुणा करेंगे समय बर्बाद होगा। तो ये जो टेबल है आपको 1-2 बार पढ़ेंगे, इतनी तो याद ही रखनी पड़ेगी, और इसको अगर बढ़ा लेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जितना जैसा कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो मिठास उतनी होगी। तो जितना आप के पास ये रेंज बढ़ा लेंगे उतनी ही आपके पास स्पीड होगी। चलिए देखते हैं। अगर संख्या 11 है तो उसका घन होगा 1331, या अगर देसी भाषा में बोलेंगे तो 1331 बोल देंगे। 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन 6859 और 20 का घन 8000 हो जाता है। अब देखिए कुछ संख्याएं ये तो हमको याद रखनी है। अब कई बार एक बार क्या हुआ था, हमारे गणितज्ञ थे डॉक्टर श्रीनिवासन रामानुजन, और आप गणित में इनका नाम तो बहुत ही फेमस है। इनके जब ये पढ़ रहे थे तो इनके कोई विदेशी मित्र थे, GH हार्डी साहब, वो एक बार इनके घर आए टैक्सी में। तो टैक्सी खड़ी कर दी और दोनों बालकनी में बैठे हुए थे, तो देख रहे थे। तो अचानक उनकी निगाह गई उसकी टैक्सी के नंबर पर, तो वो नंबर था 1729। अब निगाह चली गई, क्योंकि जो जिस फील्ड का होता है उस फील्ड पे ज्यादा ध्यान देता है। अब उनका चूंकि दोनों गणितज्ञ दिमाग थे, तो हार्डी साहब बोले कि यार कैसा नंबर है ये, देखने में था बोरियत नंबर, ना तो इसका कुछ घन बनता है ना कुछ, कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है गणित के रूप में। तो हमारे रामानुजन साहब तो क्या था कि गणित में इनकी बड़ी रुचि थी, अंक, खासकर अंक को नचाने में। तो इन्होंने बोला साहब ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो उन्होंने उसको बताया ये 1729 को कि जी इसको जो है 1728 और 1 के रूप में लिख दूं, इसका मतलब मैं उसको 12 के घन और 1 के घन के रूप में लिख दूं तो ये बड़ा आसान हो सकता है। फिर उन्होंने बोला तुरंत ही बोला कि नहीं, इसको एक और प्रकार से लिखा जा सकता है। इसको मैं अगर 10 का घन और 9 के घन के रूप में भी लिखूं तो भी ये सफल हो जाती है। तो हार्डी साहब ने बोला हाँ यार बात तो सही कह रहे हो। फिर उन्होंने कुछ और संख्याएं खोजने की कोशिश करी, तो उसमें से 4104 यानी 4104 और 13832, और उन्होंने बताया कि अगर हम इनको 2 घनों के योग के रूप में लिख लें तो इनका काम थोड़ा सा एक नया पैटर्न प्राप्त हो जाता है। तो और उसी वो दिन था, तभी से ये इस टाइप की जो संख्याएं प्राप्त की इन दोनों ने मिलके, उनको हमने रामानुजन या हार्डी रामानुजन संख्याएं बोला। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कुछ संख्याएं जैसे कि 1729 जो कि टैक्सी का नंबर था, फिर बाद में उन्होंने खोजा 4104 और 13832, इस प्रकार की जो संख्याएं निकल के आई कि जिसको 2 प्रकार के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, वो संख्याएं कहलाई रामानुजन या हार्डी रामानुजन संख्याएं कहलाई। और इन्हें 2 घनों के योग के रूप में 2 भिन्न प्रकारों से व्यक्त किया, मतलब एक प्रकार से नहीं, आपको 2 प्रकार से साबित भी करना पड़ेगा। तो इन्होंने 1729 को बताया कि ये 12 का घन और 1 का घन है। निकाल के देख लीजिए, देखिए 12 का घन अभी हम लोगों ने लिखा है
जानने के लिए यह 1728 ये रखा, और ये रहा 1 का घन, ये रहा 1, 10 का घन ये रहा 10 का घन, 10 का घन कितना होता है 1000, ये रहा 1000, और 729 किसका होता है कि 9 का घन ये। तो इन दोनों ने बोला कि इन दो घनों के योग के रूप में अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तभी हम उनको हार्डी रामानुजन संख्याएं बोलेंगे। आते हैं कुछ और आगे चलते हैं इस पर। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक चीज और समझ लेते हैं कि किसी संख्या के अभाज्य गुणन करने करके, अभाज्य का मतलब समझ रहे हैं ना, जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं तो किसी संख्या के जब घन निकालने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, और भी तरीके हैं, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही काम करेंगे क्योंकि यही तरीका हमको पहले आसान पड़ता है, फिर आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर बताएंगे। तो समान गुणनखंडों के 3 के समूह बनाने पर यदि कोई गुणनखंड नहीं बचता है, मतलब अगर हमने गुणनखंड निकाला अभाज्य और उसके 3 के पूरे जोड़े बन गए तो हम कह देंगे कि वह घन है, वह संख्या पूर्ण घन कहलाएगी। ठीक है ना, यानी पूर्ण घन है। और यदि कोई गुणनखंड बच जाता है, यदि मान लो जो 3 का निकाला या 2 का निकाला तो उसमें 3 तो 2 आने चाहिए, अगर 5 निकाल रहे हैं तो 5 तो 2 आने चाहिए, 3 तो 5 आने चाहिए, और उसमें से 4 पर हो गया तो एक क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया। तो यदि कोई संख्या अगर उनमें से बच जाता है, समझ रहे हैं, यानी 3 के अलावा कोई एक जोड़ा, मतलब 3 जोड़े के अलावा कोई भी एक अंक भी बच गया तो वो संख्या पूर्ण घन नहीं होती है। ये हम अभी समझेंगे, इस पर लिखकर काम भी करेंगे। अब ये सीरीज को फिर से देखिए और इसमें कुछ विचार करते हैं, इसमें क्या समझ में आ रहा है। देखिए, एक क्या होता है, एक तो विशेष संख्या है, हालांकि हम काउंटिंग में करेंगे तो विषम संख्या में ले लेते हैं। तो विषम 1, 3, 5, 7 इनको देखिए, और 2, 4, 6, 8 इनको देखिए। क्या समझ में आ रहा है, इनमें कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि 1 का जब हम घन करते हैं तो विषम संख्या का विषम, 3 का घन करते हैं तो देखिए 7 विषम संख्या आ रही है, 5 का जब हम घन करते हैं तो उसके अंत में विषम संख्या आ रही है, यानी पूरा संख्या विषम ही होगी। 7 का घन करते हैं तो विषम संख्या आ रही है, 8 का घन करते हैं तो सम संख्या आ रही है, 9 का विषम संख्या। चाहे यहां से यहां तक आप पूरी तरह देखेंगे तो सम संख्या का भी देख लीजिए, 2 का घन 8 सम संख्या बन गई, 4 का घन 64 यानी 4 आ गया लास्ट में इकाई अंक में, तो वो क्या है, सम संख्या बन गई। 6 का लीजिए 216, ये भी सम संख्या है। 8 का घन 512, ये भी सम संख्या है। ओवरऑल अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, इधर भी एक आध देख लीजिए, जैसे 15 क्या है, विषम है ना, तो विषम में आखिरी में संख्या क्या आ रही है, विषम संख्या ही आ रही है। सम संख्या जैसे 16 ले लीजिए, 16 एक सम संख्या है। तो जब हम इसका घन करेंगे तो क्या बन जा रहा है, आखिरी में क्या आ रहा है, ये भी सम संख्या आ रही है। तो इससे क्या निकल के आ रहा है, इससे हमको एक पैटर्न निकल के आ रहा है, उस पैटर्न को हमें याद रखना है। कैसे कि सम प्राकृत संख्याओं के घन सम होते हैं। कभी भी अगर हमें ऐसी स्थिति बने कि जैसे एक नंबर वाले वो प्रश्न आते हैं कि मान लीजिए कि 6 लिख दिया और यहाँ पे 216, 125, 343 लिख दिया, बताइए जी इसका घन क्या होगा। तो आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए इकाई में सम संख्या का घन निकाल रहे हैं तो अब हम सम में ही ढूंढेंगे, विषम में ढूंढ के अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तो इस प्रकार ये काम में आएगा। अब विषम प्राकृत संख्या, तो जब भी वही हाल जैसे सम में किया था वैसे ही विषम में करना है। विषम में मतलब हो गया कि कोई भी संख्या यदि विषम है, जैसे 9, तो अब हम सम संख्या वाले घनों को नहीं ढूंढेंगे, हम सीधे विषम संख्या वाले घन को ढूंढेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम प्राकृत संख्याओं के घन सम होते हैं और विषम प्राकृत संख्याओं के घन विषम होते हैं। ये हमें मेमोराइज रखनी है, यानी याद रखनी है कि आगे हमें काम में आएगा। अब फिर एक संख्या और एक चीज और समझ लेनी है कि ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के घन ऋणात्मक होते हैं। ये तो शब्द लाइन है, इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के घन ऋणात्मक क्यों होते हैं। तो पहले तो 2-3 चीजें हैं, एक तो ऋणात्मक भी लिखा है, प्राकृत भी लिखा है। इसका क्या मतलब है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा ऐसा याद कर देते हैं कि इसका मतलब होता है इधर भी चली जाएगी, यहाँ पे बीच में लगा देते हैं शून्य, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा मान लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ भी कर लीजिए। तो इधर क्या होती है, ये तो धनात्मक होती है
वही ऋणात्मक होता है इधर, है ना, प्लस इधर ऋणात्मक हो जाता है। तो इधर क्या है, 1 2 3 4 5 6 और ये बढ़ता चला जाएगा। इधर भी 1 2 3 4 5 6 और ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इधर क्या होता है, ये ऋणात्मक होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये कह रहे हैं कि ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, ये प्राकृत बार बार काहे लिख देते हो भाई, प्राकृत का क्या लफड़ा है। तो प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, और अगर इसमें शून्य लगा दिया जाता है तो ये कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। और अगर शून्य के बाएं तरफ भी चल दिए हम, यानी जितना आगे जा सकते हैं उतना पीछे भी चले जाएं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पूर्णांक। ये तो बात समझ में ही। तो यहाँ पे ना तो हम पूर्ण संख्या लिख रहे हैं ना पूर्णांक लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जानना जरूरी है भाई। अगर हम शून्य लिख देते हैं तो शून्य क्या होता है, पूर्ण संख्या तो बना देता है, लेकिन शून्य का हम घन करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये तो ना तो इधर जाता है ना इधर जाता है, ये वही का वही रहता है। इसलिए पूर्ण शब्द का या पूर्णांक शब्द का है यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये अनर्थ हो जाता है, यानी अर्थ का अनर्थ में बदल सकता है। इसलिए यहाँ पर प्राकृत संख्या का इस्तेमाल किया गया। बात क्लियर हुई, यानी हमें इसका घन नहीं करना है। यानी अगर कोई बोले कि शून्य का घन निकालो तो शून्य का घन शून्य ही है, लेकिन आप बोलेंगे धन है कि ऋण है, तो ना तो ये धन है ना ही ऋण है। इसलिए यहाँ पर जो है ना तो पूर्णांक बोलेंगे और ना ही पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब समझ में आई। तो क्या होता है, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, देखिए जब भी इनका हम घन करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे फिर करेंगे तो इसी तरफ आएगी। मतलब एक का घन करेंगे तो एक करने एक ही होता है भले जाए, लेकिन शून्य किस तरफ आया। 2 का करेंगे तो 2 का कितना होता है, 2 का हम पहले धनात्मक वाले में कर लेंगे तो 2 का घन हो। अभी हम चिन्हों के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। जैसे 1 ऋण 1 है, ठीक है। 1 ऋण का जब हम गुणा करते हैं तो 1 ऋण का मतलब एक ही होता है। 1 ऋण और 1 ऋण और ले लेते हैं तो ये किसमें बदल जाता है, धन में। जब 1 ऋण लेते हैं और 1 ऋण और लेते हैं और 1 ऋण और लेते हैं तो इन दोनों की जगह क्या है, ये तो धन आ गया था और ये ऋण। अभी हम जो पहले पढ़ चुके हैं, धन में जब ऋण का गुणा करते हैं तो वो संख्या ऋण में बदल जाती है। 3 बार हो गया ना, इसको देखिए। तो इसी पैटर्न का, इसी नियम का हमको इस्तेमाल करके ये सब हम करने हैं। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि यदि हमें जब कभी ऋणात्मक संख्याएं अभी प्रश्नों में मिलेंगी तो ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के घन ऋणात्मक होते हैं। अब हम जब सवाल हल करेंगे तो इस पर विस्तार से काम करेंगे।